कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी साल भर की मेहनत, अपने खून पसीने की कमाई को अपनी ही आंखों के सामने पूरी तरह बर्बाद होते हुए देखे। हाँ, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। और उस तबाही को देखकर रोने या चिल्लाने के बजाय उसे एक अजीब सी, मतलब एक बहुत ही गहरी शांति महसूस हो। उसे लगे कि चलो एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सुनने में तो ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती है ना? हाँ, कोई अपनी ही बर्बादी पर राहत कैसे महसूस कर सकता है? लेकिन आज की इस गहन चर्चा में, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम यही समझने वाले हैं कि कभी-कभी किसी इंसान के लिए सब कुछ हार जाना ही आजाद होने का इकलौता तरीका क्यों बन जाता है। और मैं बता दूं कि ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सच है जिसे आज की जनरेशन, मतलब हम लोग, बर्नआउट के नाम से जानते हैं। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बर्नआउट की सबसे सटीक तस्वीर आज से लगभग 90 साल पहले ही खींच दी गई थी। जब हम समाज की किसी व्यवस्था या सिस्टम को देखते हैं तो अक्सर हम बस बाहर से एक साफ सुथरा ढांचा देखते हैं। हाँ, मतलब बड़ा सीधा सा गणित लगता है कि भाई कर्ज लिया है तो चुकाना होगा। बिल्कुल। लेकिन जब उसी व्यवस्था को सबसे निचले पायदान पर खड़े किसी लाचार इंसान की नजरों से देखा जाए तो वो सीधा गणित एक भयंकर और दम घोटने वाले जाल में बदल जाता है। हाँ, तो इसी जाल को समझने के लिए आज हमारी इस डीप डाइव चर्चा का केंद्र है मुंशी प्रेमचंद और उनकी अमर कहानी पूस की रात। बहुत ही मार्मिक कहानी है। वाकई। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी बहुत ही दिलचस्प और विविध हैं। एक तरफ हमारे पास प्रेमचंद के साहित्य और किसानों की ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने वाला एक बेहद विस्तृत अकादमिक रिसर्च पेपर है। दूसरी तरफ गुडरीड जैसे प्लेटफॉर्म पर आज के पाठकों की गहरी समीक्षाएं हैं। और साथ ही प्रसार भारती आर्काइव से इस कहानी के नाट्य रूपांतरण के कुछ बहुत ही बेहतरीन संवाद भी हमने सुने। तो हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे 1930 के दशक में लिखी गई एक कहानी आज के आधुनिक में व्यवस्थागत शोषण का एकदम सटीक आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर को शुरू करने से पहले थोड़ा उस दौर के साहित्य को समझना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय था और जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में नवाब राय के नाम से भी लिखा, उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट। जी। लेकिन ये खिताब उन्हें सिर्फ अच्छी कहानियां लिखने के लिए नहीं मिला था। हमारे स्रोतों के अनुसार उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने पूरी की पूरी साहित्यिक धारा की दिशा ही बदल दी थी। अच्छा, वो कैसे? उस दौर में, खासकर तत्कालीन बंगाली साहित्य के प्रभाव में, कहानियों में एक तरह की भावुकता, कोमलता और आदर्शवाद हुआ करता था। लोग अक्सर यथार्थ से दूर एक सुंदर और काव्यात्मक दुनिया पढ़ना पसंद करते थे। मतलब एक तरह से लोग ऐसी कहानियां पढ़ रहे थे जो उन्हें असल जिंदगी की कड़वाहट से दूर ले जाएं। बिल्कुल। एस्केपिज्म था वो एक तरह का। बहुत ही सटीक तुलना है। हाँ, मतलब बस फर्क इतना था कि उस वक्त कैमरे या सोशल मीडिया जैसी चीजें तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी कलम को ही लेंस बना लिया ताकि वे समाज की उस नंगी और कड़वी सच्चाई को दिखा सकें जिससे सब आंखें चुरा रहे थे। ये एनालॉजी एकदम सही बैठती है। उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद, जिसे सोशल रियलिज्म कहते हैं, उसकी नींव रखी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की तरह उन्होंने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि क्या हो रहा है। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि गरीबी है या भुखमरी है। सही बात है। बल्कि उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए पूरी मशीनरी को खोलकर रख दिया कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने दिखाया कि गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो फिर क्या है? उन्होंने समझाया कि कैसे बड़े जमींदार, साहूकार और ताकतवर लोग धर्म और पूरी सामाजिक व्यवस्था का इस्तेमाल जानबूझकर कमजोरों का खून चूसने के लिए करते हैं। ये कोई संयोग नहीं था, ये पूरी तरह से एक सोची समझी संरचना थी। और इसी क्रूर संरचना, इसी यथार्थवादी शैली का सबसे दर्दनाक और शायद सबसे मशहूर उदाहरण है उनकी कहानी पूस की रात। चलिए अब उस कहानी के केंद्र में चलते हैं। पूस का महीना, नाम सुनते ही ठंड लगने लगती है। बिल्कुल। उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच की ये ठंड क्या चीज होती है। हाड़ कंपा देने वाली सर्द हवाएं चलती हैं। अगर इंसान के पास एक सुरक्षित घर और गर्म रजाई ना हो तो ये ठंड एक जानलेवा दुश्मन से कम नहीं है। और इसी जानलेवा दुश्मन के सामने खड़ा है कहानी का नायक हल्कू। हल्कू एक बेहद गरीब और कर्ज में डूबा हुआ किसान है।
उसने इस भयानक ठंड से अपनी जान बचाने के लिए एक अदद कंबल खरीदने के लिए पूरे साल अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को मारकर पाई जोड़ी है। और वो पाई कितनी थी? सिर्फ 3 रुपए। हाँ, कुल जमा 3 रुपए। हाँ। आज के समय में लोगों को 3 रुपए कुछ भी नहीं लगते। हाँ। लेकिन उस जमाने में उस गरीब किसान के लिए वो 3 रुपए उसकी जिंदगी बचाने का इकलौता साधन थे। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। उसके दरवाजे पर कर्ज वसूलने वाला साहूकार, जिसका नाम सहना है, वो आ धमकता है। वो बहुत ही डरावना पल है कहानी का। प्रसार भारती आर्काइव के उस ऑडियो रूपांतरण में एक संवाद है जो सीधे रूह को कंपा देता है। जब सहना अपने पैसे मांगता है और गालियां देने लगता है तो हल्कू की पत्नी मुन्नी विरोध करती है। हाँ, वो कहती है कि अगर कंबल के पैसे दे दिए तो पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। बिल्कुल, लेकिन हल्कू की वो लाचारी देखिए। वो कहता है कि कंबल जब ठंड में अकड़ जाऊंगा तब क्या करूंगा। मतलब अगर सहना की गालियां सुनी, उसकी बेइज्जती सही, तो वो उस ठंड से भी ज्यादा जानलेवा महसूस होती है। सही कहा। और अंततः हल्कू वो अपने खून पसीने से बचाए 3 रुपए हाँ। सहना के हाथ में रख देता है। और बिना कंबल के उसी फटे पुराने कपड़ों में अपनी जानलेवा ठंड में सिकुड़ते हुए वो अपने वफादार कुत्ते जबरा के साथ रात में अपने खेत की रखवाली के लिए निकल जाता है। बहुत ही तकलीफ दे दृश्य है वो। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। क्या? कोई भी इंसान अपनी जान बचाने वाले पैसे किसी और को कैसे दे सकता है? हल्कू ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सिर्फ एक सीधा साधा बहुत ही आज्ञाकारी किसान था जिसे अपने मालिक की बात मानने की आदत पड़ चुकी थी? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। या फिर वो उस व्यवस्था के खौफ के नीचे इस कदर कुचला जा चुका था जहां उसे अपनी शारीरिक जान बचाने से ज्यादा उस मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना से बचना जरूरी लगा? आपका दूसरा अंदेशा बिल्कुल सही है और यही इस कहानी की असली गहराई है। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये हल्कू की कोई महान आज्ञाकारिता नहीं थी। ये उस शोषक व्यवस्था की चरम जीत थी। व्यवस्था की जीत। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहां किसी इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत कि वो ठंड से बच सके, जिंदा रह सके, उस पर एक साहूकार का मुनाफा भारी पड़ता है। हल्कू को अच्छी तरह पता है कि ये ठंड उसकी जान ले सकती है। बिल्कुल पता है उसे। लेकिन उस साहूकार की दी हुई गालियां, समाज में सरेआम होने वाली बेइज्जती और उस व्यवस्था का जो मानसिक उत्पीड़न है, वो उस शारीरिक ठंड से कहीं ज्यादा खौफनाक है। शरीर की ठंड तो अलाव जलाकर शायद कम की जा सकती है, लेकिन आत्मसम्मान पर जो चोट वो व्यवस्था मारती है, उसका कोई अलाव नहीं होता। बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो अब कल्पना कीजिए, हल्कू खुले आसमान के नीचे है, एक सुनसान खेत में। हाँ। वो आम के सूखे पत्तों को इकट्ठा करके एक अलाव जलाकर किसी तरह उस जमा देने वाली रात को काटने की कोशिश कर रहा है। उसका इकलौता साथी, उसका कुत्ता जबरा, उसके साथ है। और तभी रात के उस भयानक अंधेरे में खेत में नीलगायों का एक झुंड घुस आता है। हाँ। और वो जंगली जानवर उसकी पूरी फसल, उसकी साल भर की मेहनत को पैरों तले रौंदने और खाने लगते हैं। कुत्ता जबरा अपनी जान थीपाना किए बिना भौंकता है, भागता है, उन जानवरों को भगाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हल्कू क्या करता है? ठंड और हताशा ने उसे इस कदर तोड़ दिया है कि वो अपनी पूरी फसल को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखता रहता है, लेकिन अपनी जगह से उठता तक नहीं है। मतलब वो अपनी ही बर्बादी चुपचाप देख रहा है। हाँ, वो अलाव के पास बस सुन बैठा रहता है। और सुबह जब उसकी पत्नी खेत पर आती है और देखती है कि पूरी फसल उजड़ चुकी है, तो वो माथा पीटकर रोने लगती है। लेकिन हल्कू के चेहरे पर दुख नहीं है। हल्कू एक अजीब सी राहत महसूस करता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि कम से कम अब रात को इस कड़ाके की ठंड में यहाँ आकर सोना तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और आपको पता है, गुडरीड्स की समीक्षाओं में इस हिस्से पर बहुत गहरी चर्चा हुई है। एक पाठक ने इसकी तुलना जैक लंडन की मशहूर कहानी टू बिल्ड अ फायर से की है। अच्छा, वो कहानी जहाँ एक इंसान भयानक ठंड से लड़ते लड़ते अंततः हार मान लेता है और मौत की नींद सो जाता है। हाँ, वही। लेकिन प्रेमचंद की कहानी का अंत शारीरिक मौत में नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक हार में है जो एक अजीब सी आजादी का एहसास कराती है। और यहीं पर एक अन्य गुडरीड्स पाठक ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने हल्कू की इस पूरी स्थिति को आज की एक टॉक्सिक कॉर्पोरेट जॉब से जोड़ा है। अरे वाह, ये एक बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक नजरिया है। इसे थोड़ा और खोलकर देखते हैं। ये एनालॉजी कैसे काम करती है? देखिए, अगर हम उस खेत को एक आधुनिक ऑफिस मान लें, एक ऐसी टॉक्सिक नौकरी जहां इंसान रोज घुट-घुट कर जीता है, तो वो भयानक ठंड क्या है?
वो क्रूर सिस्टम। बिल्कुल। वो ठंड है, वो क्रूर कॉर्पोरेट सिस्टम और उसका दबाव जो धीरे धीरे किसी भी कर्मचारी का खून चूस रहा है। इस तर्क से आगे बढ़ें तो वो कर्ज का दबाव और वो साहूकार यानी सहना, वो शायद वे कभी खत्म न होने वाले टारगेट्स, डेडलाइंस और वो मिडिल मैनेजमेंट है जो हमेशा इंसान की गर्दन पे सवार रहता है। एकदम सही, जिसे किसी की मानसिक स्थिति या मजबूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कुत्ता जबरा, वो शायद ऑफिस का कोई ऐसा सहकर्मी या छोटा सा सपोर्ट सिस्टम है जो खुद भी उसी व्यवस्था में पिस रहा है, लेकिन उस घुटन भरे माहौल में भी टिके रहने की थोड़ी सी हिम्मत देता है। और अंत में जब नीलगाय आकर पूरी फसल बर्बाद कर देती हैं, वो क्या है? वो है बर्नआउट की चरम स्थिति। हल्कों का अपनी जगह से न उठना ये दिखाता है कि जब कोई इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो उसे अपनी ही बर्बादी को देखने में कोई दुख नहीं होता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सटीक बैठता है। जब इंसान बहुत लंबे समय तक दर्द, दबाव या शोषण सहता है तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भावनाओं को पूरी तरह सुन्न कर देता है। मतलब वो जानबूझकर आलसी नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। हल्कों का अपनी जगह से न उठना कोई आलस या लापरवाही नहीं है, वो गहरा मानसिक और शारीरिक आघात है। एक ऐसी स्थिति जहां हार जाना कोई त्रासदी नहीं रह जाती, बल्कि उस अमानवीय चक्र से बाहर निकलने का, उस रोज रोज की यातना से छुटकारा पाने का इकलौता रास्ता बन जाता है। हाँ, नुकसान भी एक आजादी की तरह लगता है कि चलो कम से कम कल से इस टॉक्सिक नौकरी में तो नहीं आना पड़ेगा। सही कहा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये व्यवस्था, ये जाल सिर्फ एक हल्कू तक सीमित नहीं था। मतलब ये कोई एकलौती घटना नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा ढांचा था जिसे बहुत ही सोच समझकर पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। और मुंशी प्रेमचंद की दूसरी कहानियों में हम इस मशीनरी के पुर्जों को और भी साफ साफ काम करते हुए देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एकेडमिक रिसर्च पेपर है वो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। पेपर में प्रेमचंद की एक और बहुत ही प्रभावशाली कहानी का हवाला दिया गया है, सवा सेर गेहूं। सवा सेर गेहूं। हाँ, ये कहानी 1921 में प्रकाशित हुई थी और ये इस बात का सबसे अचूक उदाहरण है कि कैसे ये व्यवस्था अपना जाल बुनती थी। इस कहानी में शंकर नाम का एक सीधा साधा किसान है। अच्छा। एक दिन उसके घर एक साधु या ब्राह्मण अतिथि आ जाता है। अब शंकर ठहरा गरीब, उसके पास अतिथि तो खिलाने के लिए कुछ खास नहीं है, तो वो अपने गांव के एक साहूकार, जिसे सब विप्र जी महाराज कहते हैं, उससे केवल सवा सेर गेहूं उधार लेता है। रुकिए, सवा सेर मतलब आज के हिसाब से करीब 1 किलो से भी थोड़ा कम गेहूं। हाँ, लगभग उतना ही। सिर्फ इतना सा उधार? इससे कोई इंसान कैसे बर्बाद हो सकता है? यही तो इस व्यवस्था का सबसे खौफनाक सच है। ये समझना जरूरी है कि काम कैसे करता था। देखिए, शंकर कुछ समय बाद वो सवा सेर गेहूं साहूकार को लौटा भी देता है। तो फिर समस्या क्या हुई? समस्या ये है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे हिसाब किताब नहीं आता। साहूकार अपने बही खातों में उस गेहूं को जानबूझकर दर्ज नहीं करता या इस तरह से हेरफेर करता है कि उस 1 किलो से भी कम गेहूं का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट साल दर साल बढ़ता ही जाता है। बाप रे। 7 साल बाद साहूकार शंकर से कहता है कि उस सवा सेर गेहूं का कर्ज अब 5.5 मन करीब 220 किलो गेहूं हो चुका है। 220 किलो 1 किलो से? बिल्कुल। शंकर इसे चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। अंततः सिर्फ उस 1 किलो गेहूं के कर्ज के जाल में फंसकर शंकर 20 साल तक उस साहूकार का बंधुआ मजदूर बन जाता है। ये तो मतलब ये सुनकर तो दिमाग सुन्न हो जाता है। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वो मरते दम तक वो कर्ज नहीं चुका पाता और मरने के बाद अपने बेटे को भी उसी कर्ज के जाल में, उसी गुलामी में छोड़ जाता है। अगर इसके गणित को समझें तो साहूकार का मकसद कभी अपना पैसा या गेहूं वापस लेना था ही नहीं। उसका लक्ष्य तो उस इंसान को जीवन भर के लिए अपना गुलाम बनाना था। एकदम सही पकड़े हैं आप। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो क्या हम इसे एक बहुत ही क्रूर और डिजाइन्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल कह सकते हैं? डिजाइन्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल? वो कैसे? जैसे आज कोई कंपनी आपको शुरुआत में कोई चीज फ्री या बहुत सस्ती देती है, बस इसलिए कि आप एक बार उनके सिस्टम में आ जाएं, और फिर नियम इतने पेचीदा होते हैं कि आप कभी उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल ही ना कर सकें। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस सब्सक्रिप्शन की कीमत के रूप में चुका रहा है। इस एनालॉजी ने इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। अकादमिक भाषा में और हमारे रिसर्च पेपर में
इसे बहुत ही सटीक रूप से निर्मित कर्ज या मैन्युफैक्चर्ड इंडेटेडनेस कहा गया है। मैन्युफैक्चर्ड मतलब जानबूझकर बनाया गया कर्ज। हाँ, ये कोई प्राकृतिक आर्थिक घाटा नहीं था, ये पीढ़ियों को गुलाम बनाए रखने का एक बहुत ही पैना ढांचागत हथियार था। साहूकार को पता था कि अगर किसान कर्ज चुका देगा तो उसे मुफ्त का मजदूर कहाँ से मिलेगा। सही बात है। और प्रेमचंद के 1936 के सबसे महान उपन्यास गोदान में भी हम ठीक यही स्थिति देखते हैं। गोदान का मुख्य पात्र होरी जिंदगी भर संघर्ष करता है। उस पर सिर्फ 300 रुपए का मूल कर्ज है और उस पर 100 रुपए का ब्याज चढ़ चुका है। वो अपनी जान दे देता है लेकिन उस कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता। और ये बात सिर्फ इतिहास की किताबों या 1930 के साहित्य तक सीमित नहीं है। अकादमिक स्रोत स्पष्ट करता है कि ये आज के भारत की भी एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। ये सच है। इसी अकादमिक शोध पत्र में कुछ बहुत ही गंभीर आंकड़े सामने रखे गए हैं। आज भी 21वीं सदी में भी भारत की 58% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। 58%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और आज भी एक बड़ा वर्ग बिचौलियों के चंगुल, बाजार की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं के बीच उसी तरह फंसा हुआ है जैसे प्रेमचंद के समय में फंसा था। मैंने देखा कि शोध पत्र में हाल ही के वर्षों में हुए कृषि सुधारों और उनके विरोध का भी जिक्र किया गया है। ये काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये शोध पत्र किसी भी तरह से राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहा है। ना तो वो सरकार के पक्ष में है और ना ही विपक्ष में, बल्कि ये एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण कर रहा है। तो उनका समाजशास्त्रीय नजरिया क्या है इस पर? शोध पत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि 2020 और 21 के दौरान भारत में जो बड़े पैमाने पर कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे का असली कारण क्या था। क्या था वो कारण? कागजों पर नीतियां चाहे जो भी हों, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों के एक बड़े वर्ग के भीतर एक गहरी ऐतिहासिक आशंका घर कर गई थी। उन्हें डर था कि ये नए बाजार नियम कॉर्पोरेट घरानों को खेती में प्रवेश की जो अनुमति देंगे, वो उन्हें एक नए तरह के मुनाफे के जाल में उसी तरह बांध देगा जैसे सदियों पहले जमींदार और साहूकार बांधते थे। मतलब वो इतिहास के दोहराए जाने से डर रहे थे। हाँ, यह विरोध सिर्फ एक कानून का नहीं था, बल्कि यह उस पीढ़ियों पुराने आघात, जिसे जेनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति थी। ये वही डर था जो सवा सेर गेहूं के शंकर और पूस की रात के हल्कू ने झेला था कि एक बार इस व्यवस्था के जाल में फंसे तो पीढ़ियां बाहर नहीं निकल पाएंगी। एकदम सही। और यही वो बिंदु है जो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को इतना शाश्वत और प्रासंगिक बनाता है। उनकी लिखी हुई कहानियां सिर्फ बीते कल का धूलखारा इतिहास नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे मानवीय शोषण, गरीबी की बेबसी और व्यवस्थागत क्रूरता का एक ऐसा जीवंत दस्तावेज हैं जो आज भी हमारे आसपास सांस ले रहा है। बस शोषण के तरीके और नाम बदल गए हैं। हाँ, शोषण का चेहरा समय के साथ इवॉल्व होता है। कल वो धोती कुर्ता पहने कोई साहूकार था जो बही खाते में हेरफेर करता था। आज वो कोई सूट बूट पहना हुआ सिस्टम हो सकता है। कोई जटिल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या कोई ऐसा वर्कप्लेस हो सकता है जहां इंसान की मेहनत और उसकी मानसिक शांति की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस शोषण के नीचे पिसने वाले इंसान की घुटन और उस घुटन से बाहर निकलने की उसकी हताश कोशिश आज भी बिल्कुल वैसी ही है। सही कहा आपने। जब कोई किसान अपनी फसल बर्बाद होने पर राहत महसूस करता है, या जब आज के समय में कोई इंसान अपने किसी प्रोजेक्ट के फेल होने या नौकरी छूटने पर अंदर ही अंदर सोचता है कि चलो कम से कम अब उस टॉक्सिक माहौल में रोज वापस तो नहीं जाना पड़ेगा, तो समय और जगह अलग होने के बावजूद वे दोनों एक ही मनोवैज्ञानिक जमीन पर खड़े होते हैं। वे दोनों एक ऐसी मशीनरी के शिकार हैं जिसने उन्हें इंसान से एक पुर्जे में बदल दिया है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये देख सकते हैं कि प्रेमचंद की पूस की रात महज एक ठंडी रात की कहानी नहीं है। ये उस व्यवस्था के ठंडेपन की कहानी है जिसने इंसानियत को जमा दिया था। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इसी विचार के साथ आज हम इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही गहरा और शायद अंदर तक झकझोर देने वाला सवाल छोड़ना चाहते हैं। हम फिर से एक बार उसी सर्द, हाड़ कपा देने वाली पूस की रात में लौटते हैं। खेत सुनसान है, अलाव बुझ चुका है और पूरी फसल तबाह हो गई है। सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उस भयानक तबाही के बीच खड़े हल्कू के मन में अजीब सी शांति है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो किसानी का कोई पुराना ढांचा हो,
आज के किसी बड़े शहर की कोई नामी नौकरी हो या कोई निजी रिश्ता ही क्यों ना हो, जब उस व्यवस्था में अपना सब कुछ हार जाना, पूरी तरह बर्बाद हो जाना ही सुकून पाने का इकलौता तरीका बन जाए, तो असल में बीमार कौन है? क्या बीमार वो इंसान है जो लड़ते लड़ते थक गया और जिसने अंततः हार मान ली, या फिर बीमार वो पूरी की पूरी व्यवस्था है जिसने उस इंसान के लिए जीतने का हर एक रास्ता ही बंद कर रखा है?